गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम सब पढ़ेंगे क्रिया। क्रिया के विषय में हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है और क्रिया के कितने भेद होते हैं। व्याकरण की दृष्टि से क्रिया का क्या उपयोग है, क्रिया का क्या महत्व है, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्रिया की क्या परिभाषा होती है। क्रिया मतलब वर्ब, इंग्लिश में उसको वर्ब कहते हैं और इसका एक और मतलब होता है काम, यानी काम करना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। वाक्य के जिस शब्द से हमें कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में इसकी एक परिभाषा और बोल सकते हैं कि काम करने को तरीके को हम लोग क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा लिखते हैं। क्रिया की परिभाषा, ठीक है, परिभाषा लिखेंगे। वाक्य के जिस शब्द से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है। ठीक है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, कार्य के होने का जहाँ पे बोध होता है, वाक्य के में अगर जहाँ पे कार्य होने का बोध होता है जिस शब्द से हमें, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये वाक्य है। वाक्य में काम करने का बोध कौन सा शब्द करा रहा है, पढ़ाना। पढ़ाना ही तो काम करना है। मैं तो सर्वनाम है, मैं हमारा सर्वनाम है। पढ़ाना क्या है, क्रिया हो गया। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, ये पूरा वाक्य है। वाक्य में क्रिया कौन सी हो रही है, भौंकना। और कौन भौंक रहा है, कुत्ता। तो कुत्ता हमारा क्या है, संज्ञा हो जाएगा और क्रिया क्या कर रहा है, भौंकने का, यानी काम क्या कर रहा है, भौंकने का। तो जिस शब्द से हमें काम के होने का बोध होता है यानी पता चलता है, उसे ही हम लोग कहते हैं क्रिया। ठीक है, तो आइए हम लेते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं बच्चों। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम लोग धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन पढ़ना शब्द में अगर मूल शब्द निकालना है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे मूल शब्द कहते हैं और उसे ही हम लोग धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़ना में जो हमारा पढ़ना ये हमारा क्रिया है। ठीक है, पढ़ना में अगर पढ़ निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धातु। क्या हो जाएगा, धातु। ये हमारा मूल शब्द है। जैसे चलना, चलना, चलना हमारी क्रिया है, लेकिन चल क्या है, धातु है। तो धातु में अगर हम लोग ना जोड़ देंगे तो हमारी क्या बन जाती है, वो क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो मूल शब्द के अंत में ना जोड़ने पे क्रिया बन जाता है। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। पूछ सकते हैं कि धातु किसे कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, सो, उठ आदि। लिख सकते हैं इसको कि क्रिया के मूल रूप को ठीक है, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ मूल रूप है, लिख, चल, उठ
आदि। तो इसमें ना नहीं जुड़ा है बच्चों, ना नहीं जुड़ा है और ये हमारा क्या है, धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को, ये क्रिया का मूल रूप है, इसमें ना नहीं जुड़ा है, मूल रूप जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये मूल एकदम ओरिजिनल है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? एक हमारा हो जाएगा अकर्मक, ठीक है, एक हमारा अकर्मक और दूसरा क्या हमारा होगा, सकर्मक। ठीक, एक हमारा अकर्मक और दूसरा हमारा होगा सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करते चलिए और याद करते चलिए बेटा। तो सबसे पहले जानेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों, देखो कर्म किसे कहते हैं। कर्म जिस वाक्य में कर्ता के अलावा कोई और व्यक्ति हो या कोई और वस्तु हो, ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए कि रीता कार चला रही है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारा रीता क्या है, चलाने का काम कर रही है, क्रिया है चलाना, और क्या चला रही है, कार चला रही है। तो कार हमारा क्या हो जाएगा, कर्म, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, और रीता हमारी क्या है, कर्ता। यानी वाक्य में जो काम करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, यानी स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, या फिर कोई वस्तु, कोई पशु पक्षी भी हो, तो जो काम करता है उसे हम लोग कर्ता बोलते हैं। और उसके अलावा कोई और चीज़ें जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, कार चला तो रही है, सिर्फ रीता चला रही है ये लिखा जाता तो पता तो चलता है कि रीता कुछ चला रही है, लेकिन क्या चला रही है, वो कार चला रही है। जहाँ पे हमको वो पता चल जाता है कि किसके द्वारा, मतलब कार तो चला रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कर्म हो जाएगा। लेकिन अकर्मक क्रिया में क्या होता है, ये कर्म हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ क्रियाएं होती हैं और किसके माध्यम से होती हैं वो नहीं होता है। जैसे अगर बोला जाए कि रीता गा रही है, ठीक है, रीता गा रही है, तो यानी वो क्रिया कर रही है, ठीक है। रीता रो रही है, ये हमारा क्या होगा, अकर्मक, इसमें कर्म है ही नहीं, उसकी क्रिया हो रही है रीता की, लेकिन इसमें कर्म कोई नहीं है, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया की क्या परिभाषा लिखेंगे, जिस क्रिया के प्रभाव का फल कर्म पर नहीं, ठीक है, कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, कर्ता यानी काम करने वाले पे, कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो जिस वाक्य में, ठीक है, जिस क्रिया के प्रभाव का फल, जो काम हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो अगर हमारा कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, यानी काम करने
वाले पर पड़ता है तो वहां पे हमारा अकर्मक क्रिया होता है। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि रोहन, जैसे उदाहरण के लिए लिखती हूँ बच्चों, जैसे रोहन जा रहा है, तो रोहन क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्या इसमें कर्म है? रोहन हमारा तो कर्ता हो गया, यानी काम करने वाला हो गया, जाने का काम तो रोहन ही कर रहा है। लेकिन किसी भी चीज में, किसी भी शब्द वाक्य में हमें कर्म दिखाई दे रहा नहीं, जाना हमारा क्रिया हो गया, ठीक है। कर्म यहाँ है ही नहीं, रहा का कोई मतलब नहीं है, रहा वो तो जा रहा है, तो पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य एक ही हो जाएगा। तो जाने का काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों? अकर्मक क्रिया। तो ऐसे ही क्रिया हमको लिखनी है जिसमें हमारा कर्म न हो, सिर्फ कर्ता हो, कर्ता पर प्रभाव पड़ता है क्रिया का। तो जाने का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? रोहन पे, और रोहन क्या है? हमारा कर्ता है, ठीक है। ऐसे ही और उदाहरण लिख सकते हैं कि कुत्ता भौंकता है, ठीक है, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा उदाहरण, कुत्ता भौंकता है। अब मुझे बताइए, कर्ता तो कुत्ता हो गया, यानी भौंकने का काम तो कुत्ता ही करता है, कर रहा है, ठीक है, और भौंकना क्या है? क्रिया। इस वाक्य में, इस पूरे वाक्य में कहीं पे हमें कर्म दिखाई दिया नहीं, तो ये हमारा क्या होगा? अकर्मक क्रिया, ठीक है बच्चों। अब आइए हम लोग लिखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? देखिए, सकर्मक क्रिया बोलते हैं जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया का प्रभाव, जिस क्रिया का प्रभाव, ठीक है, कर्ता को छोड़कर, कर्म पर पड़ता है, कर्म पर, ठीक है, कर्म पर पड़ता है, उन्हें या उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे अब देखिए, हमें यहाँ पे अब कर्म दिखाई देगा, जैसे अध्यापिका पुस्तक से पढ़ा रही है, ठीक है। तो अध्यापिका तो करता है, ठीक है, अध्यापिका हमारी क्या हो गई? कर्ता हो गई। पुस्तक हमारा कर्म, यानी किसके द्वारा पढ़ा रही है? पढ़ाना तो यहाँ क्रिया है, पढ़ाना हमारा यहाँ पे क्रिया हो गया, और किसके द्वारा पढ़ा रही है? तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? क्रिया का, कर्म पर पड़ रहा है ज्यादा, यानी अध्यापिका पुस्तक से पढ़ा रही है, यानी पुस्तक पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? सकर्मक क्रिया। एक उदाहरण और देखते हैं बच्चों, राजू साइकिल से जाता है, ठीक है। तो साइकिल हमारा यहाँ क्या हो गया बच्चों? कर्म, और राजू हमारा कर्ता। तो जहाँ भी हमें कर्म दिखाई देगा तो वो हमारा क्या होगा? सकर्मक क्रिया। तो किसी भी चीज के माध्यम से अगर कोई काम किया जाता है तो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भेद कौन कौन से होते हैं?
एक हमारा एक कर्म क्रिया, एक कर्म क्रिया में हम लोगों ने जो अभी उदाहरण पढ़े बच्चों, जहाँ पे हमारा एक कर्म दिखाई देता है ऐसे, उसे ही हम लोग एक कर्म क्रिया कहते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली है हमारा एक कर्मक क्रिया। ठीक है, इसका क्या क्या लिखेंगे उदाहरण? जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है, एक ही कर्म होता है, उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं। उसे एक कर्मक क्रिया, उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने उदाहरण पढ़ा बच्चों, जैसे क्या पढ़ा था कि एक कर्मक क्रिया में क्या उदाहरण पढ़ा था? माँ कुकर में खिचड़ी, जैसे लिखेंगे माँ बाजार जा रही हैं। ठीक है, जा तो रही है, माँ जा रही है, जैसे प्रथम वो हमारा क्या होता? अकर्मक क्रिया होता है। लेकिन एक कर्म हमें दिखाई दे दिया, जहाँ पे एक ही कर्म है, यहाँ पे बाजार, और माँ क्या है? कर्ता। तो हमारा ये किस में होगा बच्चों? सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। मीना चाय बना रही है। ठीक है, तो चाय हमारा क्या होगा? यहाँ पे कर्म, बनाना हमारा क्रिया हो जाएगा, और एक ही कर्म है यहाँ पे, तो हमारा ये क्या होगा? एक कर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखिए, जहाँ पे हमें दो कर्म दिखाई दे देता है, वो हमारा किस में हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। चलिए, तो द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? दूसरा लिखते हैं कि द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया। ठीक है, तो जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे उदाहरण क्या लिखेंगे? जैसे मान लीजिए माँ रोहन को खाना खिला रही है। ठीक है, माँ किसको खाना खिला रही है? खिलाना तो हमारा क्या हो गया? यहाँ पे क्रिया हो गई खिलाना। माँ हमारी कर्ता हो गई, क्योंकि काम तो माँ ही कर रही है खिलाने का। लेकिन रोहन हमारा क्या है? कर्म, और यहाँ खाना में हमारा क्या है? कर्म है। रोहन को खाना खिला रही है, तो यहाँ पे हमें दो कर्म दिखाई दे, तो ये हमारा क्या होगा? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है बच्चों, एक उदाहरण और देखते हैं। राधा पिता
पिताजी को पत्र लिखती है। ठीक है बच्चों, तो पिताजी हमारे क्या आ गए, कर्म, और एक कर्म हमने यहाँ पे पत्र दिखाई दे दिया, और लिखने का काम राधा कर रही है, यानी वो क्रिया है लिखना, और राधा हमारी क्या है, कर्ता। तो एक कर्ता और एक क्रिया, लेकिन कर्म कितने हैं, तो ये हमारे किस में आएंगे बच्चों, द्विकर्म क्रिया में आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के भेद और सकर्म क्रिया के भी भेदों को पढ़ा। ठीक है, तो आप इसकी परिभाषा को याद कर लीजिए, भेद याद कर लीजिए और इसके उदाहरण को भी याद कर लीजिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।